नमस्कार। दिवाली का मौसम है, घरों में उत्साह है, पर साथ में एक चिंता भी है आजकल। जैसे मान लीजिए किसी घर में धनतेरस की बात चल रही हो, बेटा कहे माँ इस बार चांदी के नए सिक्के लेते हैं। हाँ, माँ तो खुश हो जाती हैं सुन के। बिल्कुल, लेकिन पिताजी शायद अखबार से नजर उठाकर कहें, अरे बेटा चांदी इस बार तो बहुत मुश्किल है, सुना है रेट 1,80,500 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है और मिल भी नहीं रही आसानी से। और ये आजकल कई घरों की कहानी है। चांदी जो कभी इतनी आम चीज लगती थी, वो अचानक इतनी खास और महंगी क्यों हो गई? हाँ, यही सवाल है। आखिर चांदी के साथ हो क्या रहा है? क्यों ये इतनी महंगी और कम होती जा रही है? तो आज हम इसी पहेली को है ना हाँ, समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारी ये बातचीत डी.के. उत्तम के एक लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने इसी सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि ये जो सारे उलझे हुए कारण है, डिमांड है, सप्लाई है, सरकारी पॉलिसीज हैं, इनको थोड़ा आसान भाषा में समझें। कि कैसे ये सब मिलकर चांदी को आम लोगों की पहुंच से एक तरह से दूर करते जा रहे हैं। जी, तो कहानी के कई पहलू हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। हाँ, तो पहली कहानी है डिमांड की। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हर किसी को चांदी चाहिए। सही पकड़ा आपने। कीमतें बढ़ने का एक बड़ा कारण यही है कि मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये मांग सिर्फ एक जगह से नहीं आ रही। कहाँ-कहाँ से आ रही है ये मांग? तीन तरफ से प्रेशर है। एक तो इंडस्ट्रीज, मतलब उद्योग, दूसरे इन्वेस्टर्स यानी निवेशक, और तीसरी हमारी अपनी परंपराएं। अच्छा, उद्योग, ये थोड़ा नया सा लगता है। चांदी और उद्योग? हाँ, ये पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज जितनी चांदी इस्तेमाल हो रही है ना, उसका करीब करीब 59%, सोचिए, आधे से ज्यादा, वो इंडस्ट्रीज में जा रहा है। 59%? ये तो बहुत ज्यादा है। किस तरह के उद्योग? इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी, मतलब वो जो छतों पे पैनल लगते हैं? हाँ। हाँ, और काफी ज्यादा लगती है। चांदी बिजली की बहुत अच्छी सुचालक होती है, हम्म, मतलब बेस्ट कंडक्टर्स में से एक है। हम्म, तो सोलर पैनल बनाने के लिए ये जरूरी है। अच्छा। और अनुमान ये है कि सिर्फ सोलर पैनल्स के लिए चांदी की मांग, जो अभी करीब 200 मिलियन ऑन्स है, हम्म, वो 2030 तक बढ़कर 450 मिलियन ऑन्स तक जा सकती है। अरे बाप रे, दुगनी से भी ज्यादा। जी हाँ, तो ये जो ग्रीन एनर्जी की तरफ दुनिया जा रही है, वो चांदी पर बहुत निर्भर है। कमाल है। और सोलर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी? बिल्कुल, आपके स्मार्टफोन में, 5G टेक्नोलॉजी के उपकरणों में, यहाँ तक कि मेडिकल मशीनों में भी चांदी का इस्तेमाल होता है। हाँ। इसकी कंडक्टिविटी इसे बहुत खास बनाती है। और फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी है, ईवीज। हाँ, अच्छा, ईवीज में भी। कितनी चांदी लगती होगी एक गाड़ी में? औसतन एक ईवी में करीब 25 से 50 ग्राम चांदी होती है। अब सोचिए दुनिया भर में ईवी का चलन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ तो रहा है। तो वो सारी छोटी छोटी मात्राएं मिलकर एक बहुत बड़ी मांग बन जाती हैं। समझ गया। तो ये तो हुई इंडस्ट्री की बात, मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी चांदी मांग रही है। लेकिन आपने निवेशकों का भी जिक्र किया था, वो क्यों खरीद रहे हैं चांदी? हाँ, वो चांदी का दूसरा बड़ा रोल है। इसे एक सेफ हेवन एसेट मानते हैं। सेफ हेवन मतलब सुरक्षित पना? बिल्कुल। जब भी दुनिया में कोई आर्थिक गड़बड़ी होती है, जैसे 2008 का संकट था या अभी कोरोना वाला टाइम था, तो लोग डर जाते हैं कि उनका पैसा डूब ना जाए। हाँ, वो तो है। तब वो सोना चांदी जैसी चीजों में पैसा लगाते हैं, ये सोचकर कि इनकी कीमत कम से कम बनी रहेगी या शायद बढ़ेगी। अच्छा, और महंगाई से बचने के लिए भी? हाँ, वो भी एक कारण है। जब महंगाई बढ़ती है तो पैसे की वैल्यू कम होती है, तब भी लोग चांदी जैसी फिजिकल चीजों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और ये ईटीएफ्स का क्या चक्कर है? सिल्वर ईटीएफ्स? हाँ, ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इनसे क्या हुआ है कि आम लोगों के लिए भी चांदी में पैसा लगाना आसान हो गया है, बिना उसे घर में रखे। मतलब कागज पर चांदी खरीद ली? हाँ, एक तरह से। और पिछले कुछ टाइम में सिल्वर ईटीएफ्स में बहुत पैसा आया है, रिकॉर्ड निवेश हुआ है। तो ये फंड्स बाजार से असली चांदी खरीदते हैं। ओह, तो इससे भी चांदी की कमी होती है? बिल्कुल। इससे फिजिकल चांदी पर और दबाव बढ़ता है। एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि कुछ फंड्स को नए सब्सक्रिप्शन लेने बंद करने पड़े थे, क्योंकि उन्हें बाजार में उतनी चांदी मिल ही नहीं रही थी। बाप रे, मतलब मांग इतनी ज्यादा? जी। और फिर तीसरा एंगल जो हम शुरू में बात कर रहे थे, हमारी अपनी परंपराएं, दिवाली, धनतेरस, शादियां। हाँ, भारत तो वैसे भी चांदी का बहुत बड़ा उपभोक्ता है, और हमारे त्योहारों पर, शादियों में चांदी की खरीदारी एक तरह से जरूरी मानी जाती है,
सिक्के, बर्तन, मूर्तियां, पायल। हाँ, पायल बिछुए तो होते ही हैं। बिल्कुल। तो इन मौकों पर मांग अचानक बहुत बढ़ जाती है और ये सीजनल डिमांड भी कीमतों को ऊपर धकेलने में मदद करती है। तो मतलब मांग तो हर तरफ से आ रही है, इंडस्ट्री खींच रही है, इन्वेस्टर खींच रहे हैं और हम लोग अपनी परंपराओं के लिए खरीद रहे हैं। सही। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया में इतनी चांदी है भी? यहीं पर कहानी का दूसरा हिस्सा आता है, सप्लाई का। क्या सप्लाई मांग के हिसाब से चल पा रही है? यहीं पर, जैसा आपने कहा, असली पेच है। मांग की आग तेज है, पर सप्लाई का पानी वो उतना है नहीं। मतलब दुनिया जितनी चांदी इस्तेमाल कर रही है उतनी पैदा नहीं हो पा रही। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल डेफिसिट। स्ट्रक्चरल डेफिसिट मतलब ये कोई छोटी मोटी टेम्पररी कमी नहीं है। नहीं, ये एक ढांचागत समस्या बनती जा रही है। सिल्वर इंस्टीट्यूट के आंकड़े देखें तो 2024 में दुनिया भर में चांदी की मांग सप्लाई से करीब 215.3 मिलियन ट्रॉय आउंस ज्यादा रहने का अनुमान है। 215 मिलियन आउंस? हाँ, और ये पिछले साल से भी 17% ज्यादा है। और चिंता की बात यह है कि ये लगातार चौथा साल है जब मांग सप्लाई से ज्यादा है। चौथा साल? तो दुनिया अपनी चांदी की बचत खर्च कर रही है एक तरह से, कह सकते हैं। स्टॉक कम हो रहे हैं। लेकिन अगर कीमतें इतनी बढ़ गई हैं तो खदानें ज्यादा चांदी क्यों नहीं निकाल रही? प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा देती? यही एक और मुश्किल है। देखिए, ज्यादातर चांदी मतलब करीब 70% वो अपने आप में नहीं मिलती। मतलब? वो दूसरी धातुओं जैसे कॉपर, तांबा, लेड, सीसा, जिंक, जस्ता की माइनिंग के साथ बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। बाय प्रोडक्ट, सह उत्पाद। हाँ, मतलब खदानें खोद रही हैं तांबे के लिए और साथ में थोड़ी चांदी भी निकल आई। तो अगर चांदी का दाम बहुत बढ़ भी जाए तो वो सिर्फ चांदी के लिए प्रोडक्शन एकदम से नहीं बढ़ा सकते। उनका प्रोडक्शन तो तांबे या जस्ते के प्रोडक्शन पर निर्भर करता है। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब चांदी की कीमत बढ़े भी तो भी सप्लाई तेजी से नहीं बढ़ सकती? हाँ, ये एक बड़ी बाधा है। और भारत के लिए तो ये स्थिति और भी मुश्किल होगी शायद, क्योंकि हम तो अपनी ज्यादातर चांदी इंपोर्ट करते हैं ना। ये भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हम अपनी जरूरत का 80% से भी ज्यादा चांदी आयात करते हैं। 80%? जी हाँ, हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से हैं, पर हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत कम है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया में कहीं भी सप्लाई कम हो या दाम बढ़ें तो उसका सीधा असर हम पर पड़ता है। बिल्कुल, सीधा और तुरंत असर। हम ग्लोबल मार्केट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। तो अगर हम इतना इंपोर्ट करते हैं तो फिर मामला सिर्फ डिमांड सप्लाई का तो नहीं रह जाता होगा? टैक्स, सरकारी नीतियां, रुपए डॉलर का रेट, ये सब भी तो रोल प्ले करते होंगे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। जब आप इतने ज्यादा इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हो तो कीमत सिर्फ बाजार से तय नहीं होती। यही से कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, पैसे और पॉलिसीज का खेल। अच्छा, वो कैसे? देखिए, चांदी का जो फाइनल रेट हम देते हैं ना, वो सिर्फ खदान या दुकान में तय नहीं होता। वो दिल्ली में बनने वाली पॉलिसीज और न्यूयॉर्क या लंदन जैसे फाइनेंशियल सेंटर्स में जो हो रहा है उससे भी तय होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा, पर समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई का गणित नहीं है। इसमें रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट है, सरकार के टैक्स है, दूसरे देशों के साथ हमारे ट्रेड अग्रीमेंट है। ये सब मिलकर कीमत बनाते हैं। रुपए डॉलर वाला एंगल समझाएंगे पहले, वो कैसे असर डालता है? वो काफी सीधा है। हम चांदी खरीदते हैं डॉलर में। अब अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाए, जैसा कि हाल में हुआ भी, 88 रुपए के पार चला गया था। हाँ, रिकॉर्ड लो था वो। तो हमें उतनी ही चांदी खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। भले ही डॉलर में चांदी का दाम ना बढ़ा हो, हमारे लिए वो महंगी हो जाती है और ये बोझ आखिर में ग्राहक पर ही आता है। ओह, तो कमजोर रुपया मतलब महंगी चांदी, सीधा हिसाब। और सरकार की पॉलिसीज और टैक्स? हाँ, सरकारें भी असर डालती हैं। इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगती है, फिर जीएसटी लगता है। इससे लागत बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात भी है। क्या? कभी कभी सरकार की पॉलिसीज में एक तरह का विरोधाभास भी दिखता है। विरोधाभास जैसे? जैसे एक तरफ तो सरकार कोशिश कर रही है कि थाईलैंड जैसे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का गलत इस्तेमाल करके सिर्फ नाम के लिए वैल्यू एडिशन वाले चांदी के गहने इंपोर्ट न हो। हाँ, सुना था कुछ ऐसा। तो डीजीएफटी ने कुछ चांदी के आइटम्स के इंपोर्ट को फ्री से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया मार्च 2026 तक। मकसद है कि लोकल इंडस्ट्री को नुकसान न हो। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन दूसरी तरफ
हमने यूएई के साथ सीपा एग्रीमेंट किया है। हाँ, वो बड़ा एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के तहत यूएई से सोना चांदी रियायती ड्यूटी पर मतलब कम टैक्स पर इंपोर्ट हो सकता है। नतीजा ये हुआ कि 2023-24 में यूएई से सोने चांदी का इंपोर्ट 210% बढ़ गया, $10.7 अरब का। क्या 210%? जी हाँ, तो एक तरफ रोक लगाने की कोशिश, दूसरी तरफ एक नया दरवाजा खुल गया जिससे इंपोर्ट और बढ़ गया। ये पॉलिसीज काफी उलझी भी हो सकती हैं। वाकई ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। एक पॉलिसी रोक रही है और दूसरी बढ़ावा दे रही है, और दुनिया में जो कुछ होता है उसका भी असर पड़ता होगा, जैसे इंटरेस्ट रेट वगैरह। बिल्कुल, खास तौर पर अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स। जब ये उम्मीद बनती है कि अमेरिका में ब्याज दरें कम होंगी तो डॉलर थोड़ा कमजोर होता है। अच्छा। ऐसे में इन्वेस्टर्स डॉलर या बॉन्ड्स से पैसा निकालकर सोना चांदी जैसी नॉन इंटरेस्ट बेरिंग एसेट्स में लगाते हैं। इससे चांदी की ग्लोबल डिमांड और कीमत दोनों बढ़ती हैं। और अमेरिका ने चांदी को क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डालने की बात की थी, उसका क्या मतलब है? हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अमेरिका ने चांदी को अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किया है। क्रिटिकल मिनरल? हाँ, इस लिस्ट में वो मिनरल्स होते हैं जो देश की इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं और जिनकी सप्लाई में रुकावट का खतरा होता है। अच्छा। चांदी का इस लिस्ट में आना दिखाता है कि सरकारें भी अब इसे सिर्फ गहनों वाली धातु नहीं बल्कि इंडस्ट्री और स्ट्रैटेजी के लिहाज से बहुत अहम मान रही हैं। इससे मार्केट में ये सिग्नल गया कि भाई इसकी जरूरत आगे और बढ़ने वाली है और सप्लाई शायद टाइट ही रहेगी। तो अगर हम सब कुछ एक साथ रखकर देखें तो ये तो वाकई एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते। मतलब इंडस्ट्री की जबरदस्त मांग, इन्वेस्टर्स की भागदौड़, हमारी परंपराएं, और दूसरी तरफ सप्लाई की कमी, प्रोडक्शन की दिक्कतें, हमारा इंपोर्ट पर डिपेंड होना, कमजोर रुपया और ये उलझी हुई सरकारी पॉलिसीज, सब मिलकर चांदी को ऊपर ही ऊपर धकेल रहे हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। अगर पॉइंट्स में देखें तो 1, भयंकर मांग, इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स ट्रेडिशन। 2, कम सप्लाई, ग्लोबल डेफिसिट, प्रोडक्शन लिमिट और भारत की इंपोर्ट निर्भरता। 3, इकोनॉमिक फैक्टर्स, कमजोर रुपया, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट। और 4, पॉलिसीज का खेल, टैक्स और ट्रेड एग्रीमेंट्स का मिला-जुला असर। तो आगे क्या ये तेजी ऐसे ही चलती रहेगी? क्या लगता है एक्सपर्ट्स को? देखिए, बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी तो मुश्किल है, पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि ये कोई टेम्पररी उछाल नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट है, वो कहती है कि चांदी एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में आ गई है। मतलब ये तेजी फंडामेंटल्स पर आधारित है और शायद लंबी चले। स्ट्रक्चरल बुल मार्केट मतलब बुनियादी तौर पर तेजी का माहौल है। जी। तो कीमतें कहां तक जा सकती हैं, कोई अनुमान? MOFSL का अनुमान तो काफी चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि जिस तरह की इंडस्ट्रियल डिमांड है, खासकर ग्रीन टेक्नोलॉजी से, और सप्लाई लिमिटेड है, उसे देखते हुए 2026 के अंत तक कीमतें 2,40,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक भी जा सकती हैं। 2,40,000? ये तो आज के रेट से भी बहुत ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा। तो आम आदमी के लिए क्या मतलब है इसका? क्या खरीदें ना खरीदें? देखिए, मतलब यह है कि चांदी एक कीमती चीज तो बनी रहेगी, शायद और कीमती हो जाए, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि ये वॉलेटाइल भी बहुत है। मतलब कीमतों में उतार चढ़ाव बहुत तेज हो सकता है। तो इससे सिर्फ चमक या परंपरा देखकर खरीदना शायद काफी नहीं। इसके पीछे की ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक सच्चाइयां हैं, उनको भी समझना जरूरी है। तो मतलब अगली बार कोई चांदी खरीदें, चाहे पूजा का सिक्का हो या पायल, हाँ, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक धातु नहीं खरीद रहे, बल्कि वो एक बहुत बड़ी ग्लोबल कहानी का हिस्सा बन रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें भविष्य की टेक्नोलॉजी है, दुनिया की पॉलिटिक्स है, ग्लोबल इकोनॉमी है और हमारी अपनी सदियों पुरानी परंपराएं हैं। सब कुछ एक साथ उलझा हुआ है। चांदी की चमक बढ़ गई है, पर इसकी कहानी अब पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प हो गई है। और ये शायद हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज की दुनिया में चीजें कितनी जुड़ी हुई हैं, है ना? बिल्कुल। कैसे हमारे घर की एक छोटी सी खरीदारी भी दुनिया के दूसरे कोने में लिए गए फैसलों और ट्रेंड से इतनी गहराई से जुड़ी हो सकती है। चांदी की ये कहानी शायद इसी इंटरकनेक्टेडनेस का एक उदाहरण है। सही कहा आपने।